हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, साइंस में मैंने इससे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3 पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, इसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में बात करेंगे कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो उसके यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, क्या क्या अभिक्रिया होती है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। किसकी बात करते हैं भाई? कार्बन की। अब देखो कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन, देखो इसमें आ रखा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन एक तत्व है। पहला पॉइंट बनता कि कार्बन है क्या? कार्बन एक तत्व होता। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का क्या होगा? तत्व। ठीक है, फिर इसके बाद जो तत्व है, तत्व को धातु अधातु में भी बांटा गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार तो जो ये कार्बन है, ये धातु है या अधातु, इसके बारे में भी देखो अगला गुण ये बताया गया। जो कार्बन है, कार्बन एक अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है? एक अधातु। ठीक है, कार्बन एक अधातु है। ठीक है, इससे अगला गुण है कार्बन का अर्थ। ठीक है, कार्बन का अर्थ कार्बो अर्थात कोयला होता है। ठीक है, कार्बन का जो अर्थ है, कार्बन का सीधा सीधा अर्थ है कोयला, यानी कि जिस पदार्थ के जो पदार्थ कोयले से बने हुए होंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, कार्बन का सीधा सीधा अर्थ है कोयला। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर अगला पॉइंट है कार्बन कोयले का मुख्य घटक है। ठीक है, कार्बन क्या होगा? जो कोयला है, कोयले का मुख्य घटक होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है भू प्रॉपर्टी और वातावरण में कार्बन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, जो भू प्रॉपर्टी है यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर बात की जा रही है, भू प्रॉपर्टी पर बात की जा रही, जो कार्बन होगा इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, भू प्रॉपर्टी और वातावरण में कार्बन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, तो वही इस पॉइंट में बताया गया, भू प्रॉपर्टी और वातावरण में कार्बन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, अगला पॉइंट है भू प्रॉपर्टी में खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोल, कार्बोनेट्स आदि के रूप में। ठीक है, जो भू प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी है, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर बात की जा रही है। भू प्रॉपर्टी में खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोल, कार्बोनेट्स आदि के रूप में कार्बन केवल 0.02% होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है, वो कोयला, पेट्रोल, कार्बोनेट्स इनके रूप में पाई जाएगी और उसकी पूरे सतह के अनुसार जो वो होगी मात्रा होगी वो होगी 0.02%। ठीक है, भू प्रॉपर्टी में जो कार्बन होगा, ठीक है, वो कोयला, पेट्रोल, कार्बोनेट्स इनके रूप में पाया जाएगा और उसकी पूरी भू प्रॉपर्टी में जो मात्रा है वो कितनी है? 0.02%। ठीक है, इतना होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यह वातावरण में। ठीक है, वातावरण का मतलब होता है वायुमंडल। ठीक है, उसमें, ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, तो उनमें से कितना परसेंट भाग कार्बन का होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, यह वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये CO2 मैंने इसका फॉर्मूला लिख रखा। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो यह वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि जो कार्बन है, कार्बन वातावरण में, ठीक है, एक गैस के रूप में अगर पाया जाएगा, गैसेस फॉर्म में पाया जाएगा, संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है, तो ये पूरे वायुमंडल में 0.03%, ठीक है, हिस्सा होगा इसका। ठीक है, तो वही बताया गया यहाँ पर, यह वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, देखो इसमें इसका परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक तो होगा इसका 6 और परमाणु भार होगा इसका 12। ठीक है, फिर इसके बाद आता सभी जीवित वस्तुएं, पेड़ पौधे और जंतु कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाएंगे, ठीक है, और जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनके अंदर
कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, यानी कि ये कार्बन से ही बने होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, जितनी भी जीवित वस्तुएं होंगी, पेड़ पौधे होंगे, इनके अंदर कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि कार्बनिक यौगिक से ही ये बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। संयोजकता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, पिछले चैप्टर में संयोजकता क्या होती है मैंने आप लोगों को बताया था। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते थे? उसकी संयोजकता बोलते थे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मुझे किसी तत्व की संयोजकता निकालनी, हमने बात करी कार्बन की, इसकी बात करी भाई कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक अभी बताया मैंने कितना होता है? 6। ठीक है, प्रत्येक चिन्ह इसका C होता है। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे K L M N, ठीक है, इनके अनुसार करते हैं, ये कक्षक होते हैं। ठीक है, K कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने आप लोगों को बता रखी, L में बता रखी, M में बता रखी कितनी होती है अधिकतम। ठीक है, K कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। ठीक है, फिर L कक्षक में कितने रह सकते हैं? 8। कितने रह सकते हैं? 8। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए K कक्षक में, 6 में तो 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षक में चले गए, बचे कितने? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? L कक्षक में। 4 इलेक्ट्रॉन किस में गए? L कक्षक में। ठीक है, तो इसका बाह्यतम कक्षक देखो क्या दिखाई दे रहा? L। और L कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन की संयोजकता जो होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। ठीक है, तो और वही मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवा रखा कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो इसलिए देखो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, तो यही इसकी क्या है? संयोजकता। और वही बात मैंने यहाँ आप लोगों को बता रखी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है भाई? 4। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से अगला पॉइंट। अगला पॉइंट समझने वाला पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से, कार्बन हमेशा सह संयोजक आबंध बनाता है। कार्बन हमेशा सह संयोजक आबंध बनाता है, ये इसका गुण है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या करता है? किसी तत्व के साथ वह सह संयोजक आबंध बना सकता है। ठीक है, वही बताया गया यहाँ पर, कार्बन हमेशा सह संयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखो, ये जैसे हमने बात करी, इसे मैं दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को, ये डायरेक्ट बना रखा था ना। अब देखो जरा समझो यहाँ से। इसे ही उदाहरण को आराम से समझाऊंगा आप लोगों को। देखो जैसे हमने बात करी, ये कार्बन है, ये क्या है भाई? कार्बन। कार्बन सह संयोजक आबंध बनाता। ठीक है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। ठीक है, देखो जैसे यहाँ हमने बात करी थी कार्बन की, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा था 2,4। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 4 थी, तो इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। 4 इसकी संयोजकता होगी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर K L M N इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर L कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। किसी भी तत्व को स्थायी बने रहने के लिए अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 4। ठीक है, यानी कि उसे अपना अष्टक पूरा करना होता है, अपना बाह्यतम कोश पूरा बढ़ना होता है। तो अब देखो जरा ध्यान से, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? 4। 4 दिखाई दे रहे हैं ना। इस L कक्षक में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, कितने होना चाहिए? यानी कि अपना बाह्यतम कोश पूरा भरना। ठीक है, अपना जो बाह्यतम कोश है वो पूरा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसके किसी भी तत्व को अगर स्थायी रूप से बने रहना तो अपना अष्टक पूर्ण करना होता। तो अब देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और अगर इसे स्थायी बनना तो इसे और कितने चाहिए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अष्टक पूरे करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 4। भाई 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसके चारों ओर दर्शा दिए। ठीक है, इसे स्थायी बने रहने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक तत्व लिया हाइड्रोजन। क्या लिया?
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा इसके वायतन कोष में। इसे देखो के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, इसके पास है कितना? 1। इसे अपने आप को स्थायी बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 1 ही चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन लिया इधर, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर लिया और एक हाइड्रोजन इधर लिया, एक हाइड्रोजन नीचे ले लिया इसके साथ में। ठीक है, इनके पास एकक इलेक्ट्रॉन था इनके पास क्या था? एकक इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन ने क्या करा? अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, ठीक है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है सर? आवश्यकता। तो इसने क्या करा? देखो, इस वाले हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से लिया, कार्बन में से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब हाइड्रोजन स्थायी हो गया। इसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन था, इसे भी अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से इस वाले हाइड्रोजन ने भी क्या करा यहाँ पर? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इस वाले ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ठीक है, यानी कि अब देखो, ये हाइड्रोजन तो हो गया स्थायी, लेकिन कार्बन क्या हो गया? अस्थायी। ठीक है, तो इन स्थायी बने रहने के लिए एक दूसरे के साथ में क्या करना होगा? साझा। क्या करना होगा? यानी कि साझे में मिलजुल के अपना काम चलाएंगे। अब इन्होंने अपनी संयोजकता पूरी कर ली, लेकिन कार्बन तो बेचारा वहीं का वहीं रह गया, तो इसे भी अपनी संयोजकता पूरी करनी होगी। तो ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन इनके थे वे तो वापस करने ही करने, साथ ही साथ अपने इलेक्ट्रॉनों का भी क्या करेगा? साझा करेगा। इसने क्या करा? इन पर तो ये इनका भी इलेक्ट्रॉन लिया इस तरीके से। ये देखो, इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने क्या कर लिया? साझा यहाँ पर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इनका भी ले लिया, ठीक है, और अपने तो वापस ले लिए, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉनों का क्या करा? साझा। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन इसके तो ये थे, 1 2 3 4। ठीक है, ये गोला बनाया मैंने, देखो दूसरे वाला, इसका मतलब है कि मैंने इनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हाइड्रोजन से भी। ठीक है, यानी कि इन्होंने 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8, यानी कि इनकी संयोजकता पूरी। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का क्या करा? आदान प्रदान करा, मतलब साझा करा। ठीक है, जिससे बना यहाँ पर सह संयोजक आबंध। क्या बना? सह संयोजक आबंध। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसके आगे हम इसे ऐसे दर्शाएंगे, कार्बन लिखा, ठीक है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा, तो इस तरीके से मैंने एक डंडा दर्शा दिया। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा, एक यहाँ पर डंडा दर्शा दिया, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, सह संयोजक आबंध है, इनके बीच में बॉन्ड है जो जिससे जुड़ा हुआ। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ पर यहाँ साझा करा था हाइड्रोजन के साथ में, तो ये दर्शा दिया। एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा करा था, तो ये दर्शा दिया। अब ये जो बीच में इनके बीच में मैंने दर्शाया, ये जो आबंध दर्शाया, इसे हम बोलते हैं सह संयोजक आबंध। सह संयोजक आबंध। ठीक है, सह संयोजक आबंध या बंध। ठीक है, इनके बीच में बना सह संयोजक आबंध। ठीक है, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा, साझा करने के पश्चात इन्होंने यहाँ पर बनाया सह संयोजक आबंध। ठीक है, तो कार्बन क्या करता? हमेशा सह संयोजक आबंध बनाता। ठीक है, वो किसी भी तत्व के साथ वो बना सकता है जहां उसका, ठीक है, स्थायित्व बना रहे। ठीक है, तो कार्बन ने यहाँ पर क्या बनाया? देखो, सह संयोजक आबंध। इलेक्ट्रॉनों का क्या करा? साझा, इसलिए से बोला गया सह संयोजक। ठीक है, एक दूसरे की सहमति से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना? सह संयोजक आबंध। समझ में आई बात? ठीक है, अब इससे अगले पॉइंट की और बढ़ते हैं आगे। ये पॉइंट समझ में आ गया, कार्बन हमेशा सह संयोजक आबंध बनाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगला पॉइंट, कार्बन का अत्यंत विशिष्ट गुण परमाणु से संयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनाने की उसकी एक क्षमता है। ठीक है, यानी कि कार्बन का एक अत्यंत विशिष्ट गुण है, ठीक है, वो परमाणु से संयोग करके, ठीक है, श्रृंखला बना सकता, यानी कि एक चेन बना सकता, एक तत्व से दूसरे तत्व को जोड़ करके, ठीक है, वो क्या बना सकता है? एक श्रृंखला बना सकता, चेन बना सकता। ठीक है, जिसे श्रृंखलायन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि कार्बन के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलायन। क्या कहते हैं? श्रृंखलायन। देखो समझो ध्यान से, यहाँ पर ये एक कार्बन था, इस कार्बन के साथ में मैंने दूसरा कार्बन जोड़ा, फिर इसके साथ में तीसरा कार्बन जोड़ा,
फिर चौथा कार्बन जोड़ा, तो ये एक क्या बन गई, श्रृंखला। क्या बन गई, श्रृंखला। यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से आगे जाकर जुड़ सकता है, जिसका कारण इसे हम बोलते हैं श्रृंखलायन का गुण है। ठीक है, यानी कि कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने का गुण होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक और दर्शा देता हूँ इधर से। मैंने कहा यहाँ पर एक कार्बन था, कार्बन की संयुक्ता इस तरीके से हम 4 दर्शाते हैं। ठीक है, एक कार्बन इसके साथ में और जोड़ दिया। ठीक है, इसकी संयुक्ता भी 4 होगी, तो 1 2 3 4 ये होगी। ठीक है, एक और कार्बन जोड़ो, लो भाई। ठीक है, मैंने कहा और जोड़ो, ले भाई जोड़ दिया। ठीक है, मैंने कहा और जोड़ो, जितने चाहे उतने कार्बन आपस में जोड़ सकते हो, यानी कि श्रृंखला बनाता। कार्बन का ये मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है कि कार्बन जो है वो श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, यानी कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु को जोड़ सकता है, चैन बना सकता है एक प्रकार से। ठीक है, तो वही यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है, कार्बन संयुक्त तथा मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, कोई भी तत्व होगा या कोई भी परमाणु होगा वो 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, मतलब उसकी 2 अवस्थाएं होती है, या तो वो पाया जाएगा संयुक्त अवस्था में या वो पाया जाएगा मुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था क्या होती है? संयुक्त अवस्था का मतलब होता है जब कोई तत्व, ठीक है, किसी भी खनिज या भू प्रॉपर्टी से प्राप्त किया जा रहा, ठीक है, तो उसमें अगर अन्य तत्व भी इंक्लूड है, मतलब कोई तत्व उसके साथ में संयोजित हो रखे, ठीक है, तो उसको बोल देंगे उसकी संयुक्त अवस्था। क्या बोल रहे हैं? संयुक्त अवस्था। यानी कि अगर कार्बन के साथ में, ठीक है, कुछ अन्य तत्व भी मिश्रित होगा, वो बना हुआ, वो एक तत्व प्राप्त हो रहा मगर, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे, ठीक है, वो संयुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में? यानी कि अगर उसके साथ में कुछ अशुद्धियां जुड़ी हुई, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं उसकी संयुक्त अवस्था। क्या बोलते हैं? संयुक्त अवस्था। फिर इसके बाद होता है हमारा मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब होता है कि उसके साथ में कोई अन्य तत्व नहीं जुड़ा होगा। अगर कार्बन कहीं से भी प्राप्त हो रहा है, अगर कार्बन शुद्ध रूप में प्राप्त हो रहा, कार्बन के उसके अंदर गुण पाए जा रहे, ठीक है, तो वो पाया जाएगा मुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में भाई? मुक्त अवस्था में। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर वही बताया गया, कार्बन संयुक्त तथा मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वो संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा और मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, दोनों पाया जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त अवस्था। इसके बारे में बात करते हैं संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में देखो क्या पाया जाएगा, अनेक यौगिकों के रूप में। बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट्स, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अंदर देखो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कार्बन के क्या है? कण है, यानी कि वो संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट्स के रूप में हो गया। जीवाश्म ईंधन के रूप में, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल हो गया हमारा, डीजल हो गया, ठीक है, मिट्टी का तेल हो गया, ठीक है, LPG गैस होगी, क्या है? हमारे जीवाश्म ईंधन। क्या है ये? जीवाश्म ईंधन। पेट्रोल, डीजल, ठीक है, मिट्टी का तेल, ये क्या है? हमारे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जो जीवाश्मों से वो प्राप्त होते हैं, तो उनमें भी कार्बन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उदाहरण बताया गया, देखो संयुक्त अवस्था में अनेक यौगिकों के रूप में, जैसे कार्बोनेट जीवाश्म ईंधन के रूप में, ठीक है, ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, बात करते हैं। देखो कार्बन मुक्त अवस्था में 3 रूपों में पाया जाता है। कार्बन जो होगा मुक्त अवस्था में अगर पाया जा रहा, तो वो 3 रूपों में पाया जाएगा। कितने रूपों में पाया जाएगा मुक्त रूप में? 3। ठीक है, नंबर 1 होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। नंबर 2 पाता है ग्रेफाइट। क्या आता है भाई? ग्रेफाइट। और नंबर 3 पाता है बुक मिस्टर फुलरेन। ठीक है, इसे बक मिस्टर फुलरेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका ही अपर रूप है। ठीक है, मतलब 3 रूपों में पाया जाएगा। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, बुक मिस्टर फुलरेन। ठीक है, ये 3 रूपों में पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 रूप आप लोगों को बताए गए हैं कार्बन के, जो मुक्त रूप में पाए जा रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम कार्बन के अपर रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्बन के अपर रूप। ठीक है, कार्बन के अपर रूप अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन कौन से है, तो आप लोग बताओगे हीरा, ग्रेफाइट और बुक मिस्टर फुलरेन। ठीक है, तो ये होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखियो, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, बुक मिस्टर फुलरेन। ठीक है, अब इससे आगे के टॉपिक मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट करो जरा।
तो अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर सहसंयोजक बंध की, कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में वैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, लेकिन अब भी देखो जरा ध्यान से, क्या होता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसे सेपरेट करके पूछ लिया जाता है। सहसंयोजक बंध एक नंबर में आ जाता है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, देखो सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है सह का मतलब साझा करने वाले। ठीक है, संयोजक का मतलब जुड़ कर, साझा कर, जुड़ कर, अगर वहां पर कोई बंध बनना तो उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो यहाँ पर वही देखो इसकी डेफिनेशन में बताया गया, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणुओं में अगर इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर का उनके बीच में कोई बंध बन रहा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही इसकी डेफिनेशन में बताया गया, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पर एक था हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को अपना स्थायित्व बनाने के लिए कम से कम 2 परमाणु चाहिए होते हैं। यानी कि अगर हाइड्रोजन को अपना स्थायित्व बनाए रखना तो उसके लिए हाइड्रोजन को अपने 2 परमाणुओं के साथ में, ठीक है, संयोग होकर बनना होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक हाइड्रोजन का अणु था, ये एक हाइड्रोजन का अणु था। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन के अणु थे, इन्हें आपस में क्या करना था, ठीक है, सही रूप से मतलब अपने आप को स्थायी बनाना था। जैसे देखो हमने बात करी हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, KLMN इसके अनुसार, ठीक है, KLMN कक्षक में इनके इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखो 1 होता है। तो इसका यहाँ के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये, ठीक है, 1 होगा यहाँ पर। अब इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, देखो सबसे बाहरी कोश इसका 1 ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो के कक्ष इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अगर इसे अपने आप को स्थायी बनाए रखना तो इसे अपने के कक्षक में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसे अपना स्थायित्व बनाए रखना तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का अणु 1 और रख दिया। ठीक है, यहाँ पर इस पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। ये अलग अलग परमाणु हाइड्रोजन। ठीक है, एक पर मैंने क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शा दिया, एक पर डॉट चिन्ह के द्वारा इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन को स्थायी बने रहना तो इसे अपने बाह्यतम कोशों पूरे 2 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। कितने करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने पूरे करने के लिए इस पर से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ठीक है, अपने पास ले लिया। ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, स्थायी। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, अस्थायी। इसे भी तो स्थायी होना। तो इसने क्या करा, इसने कहा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन था वो तो वापस दो ही मुझे, ठीक है, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन भी मेरे साथ साझा कर दो। ये इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या कर लिया, साझा कर लिया। ठीक है, तो इसके भी देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, मतलब इसकी स्थायित्व पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसे दिया और इसके साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करा, साझा करा। साझा करने के पश्चात इनके बीच में एक संबंध बना, यानी कि एक बंध बना। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि इनके बीच में ये एक बंध बना। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो इसलिए इनके बीच में आया एकल बंध। क्या आया, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने वही चीज दर्शा रखी। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन का एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये रहा। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने इस पर दर्शा दिया, 1 इस वाले हाइड्रोजन पर दर्शा दिया। इन्होंने यहाँ पर साझा करा, साझा करके इनके बीच में, ठीक है, एक बंध बना जिसे हमने बोल दिया सहसंयोजक बंध। क्या बोल दिया, क्योंकि इन्होंने साझा करा, साझा करके एक दूसरे को स्थायी बनाया। ठीक है, तो साझे के द्वारा इनके बीच में एक बंध बना जिसे बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ इनमें, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए सब बोल दिया यहाँ पर एकल बंध। ठीक है, इनके बीच में एक बंध आया। देखो यहाँ पर एक मैंने ये रेखा दर्शाई, मतलब ये एकल बंध। क्या है ये, एकल बंध। ठीक है, तो ये बोला गया है, देखो
हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल बंध। ठीक है, यहाँ पर जो बंध बना हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल बंध बना। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो अगला एग्जांपल समझते हैं इसका। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखो, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर कहा देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक वो होता है 8। कितना होता है भाई? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले चल जाएंगे के कक्षक में। इसमें चले गए के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए भाई। 8 में तो 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षक में चले गए, तो 8 में तो 2 गए, कितने बचे? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाओगे? एल कक्षक में। किस में जाओगे भाई? एल कक्षक में। ठीक है, एल कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6। अब यहाँ एल कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। अगर ऑक्सीजन को स्थायी बने रहना, ठीक है, तो इसे अपने बाह्यतम कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। कितने करने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब भाई 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे, तो कमी कितने की इसके पास? 2 की। 2 की कमी है। तो मैंने कहा ये ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर इसके पास मैंने क्रॉस चिन्ह के द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से दर्शा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। इसे अपने आप को स्थायी बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा किसी अन्य परमाणु के साथ में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दूसरा परमाणु ऑक्सीजन का ही रख दिया, क्योंकि इसे भी 2 की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैंने दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु रखा, देखो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इस तरीके से दूसरा ऑक्सीजन परमाणु रख दिया है। ठीक है, तो इसमें भी देखो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें मैंने दर्शा दिया डॉट चिन्ह के द्वारा। लो भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसे अपने आप को स्थायी बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 2 की। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन परमाणु ने इस पर से क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 6 ये थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया स्थायी, लेकिन ये क्या हो गया? अस्थायी। तो इसे भी अपने आप को स्थायी बनाना, तो इसने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो मेरे थे वापिस करो, साथ ही साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का मेरे साथ क्या कर लो? साझा कर लो। इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन इस पर से वापिस लेकर इनमें क्या होगी? साझेदारी होगी यहाँ पर। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है, इसके बीच में कितने बंध होंगे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो यहाँ पर कितना है? 2 बंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाला ये बंध था, ये है तो सहसंयोजक बंध ही, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ? 2 का, तो इसलिए ये बना द्विबंध। क्या बना? द्विबंध। इनके बीच में द्विबंध बना। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर दर्शा रखी, देखो ऑक्सीजन के लिए ये रहा। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विबंध, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल भी समझो ध्यान से, देखो तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तीसरा है देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है देखो भाई 7। कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए के कक्षक में, 7 में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के कक्षक में, बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसमें? एल कक्षक में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 स्थायित्व बनाने के लिए अपने आप का, लेकिन यहाँ है कितने? 5। कमी कितने की? 3 की। 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी स्थायित्व बनाने के लिए। तो हमने क्या करा? नाइट्रोजन का परमाणु रखा, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखो 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दे मैंने। ठीक है, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैंने इसके पास में नाइट्रोजन का ही अगला परमाणु रख दिया। ठीक है, इस पर डॉट चिन्ह के द्वारा दर्शा दिया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए इसके। ठीक है, अब इसे अपने आप को स्थायी बनाना, तो स्थायी बनाने के लिए, ठीक है, ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इस पर से क्या करेगा? ग्रहण करेगा इस नाइट्रोजन परमाणु को। ये स्थायी हो गया, ये वाला नाइट्रोजन, ये क्या है? स्थायी। तो इसे भी अपने आप को स्थायी करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, साथ ही साथ 3 इलेक्ट्रॉनों का इस पर क्या करेगा? साझा करेगा। देखो 5 इलेक्ट्रॉन ये थे, 3 ये ले ले, कितना हो गया? 8। दोनों का काम बन गया, मतलब दोनों स्थायी हो गए, मतलब इनके बीच में एक संबंध बना। ठीक है, इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। कितने इलेक्ट्रॉनों का? तो इसलिए इनके बीच में 3 बंध बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये नाइट्रोजन परमाणु हो गया, तो ये बना इनके बीच में त्रिबंध।
ठीक है, क्या बना ये त्रिबंध। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या बना यहाँ पर त्रिबंध, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। वही चीज यहाँ पर दर्शा रखी मैंने, देखो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिबंध। ठीक है, 3 बंध बना है। ठीक है, तो ये था हमारा सहसंयोजक बंध। बताओ समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध क्या होता है, जब कोई भी 2 परमाणु, ठीक है, या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है, कोई भी 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आपस में एक बंध बनाएंगे। ठीक है, तो उसे बोल देंगे हम सहसंयोजक बंध। डेफिनेशन में यही बताया गया इसके, देखो इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अगली हेडिंग आती है हमारी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, इससे पहले हमने कार्बन के बारे में भरपूर जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया, सहसंयोजक बंध के बारे में बता दिया। अब हमें बात करनी है कार्बनिक यौगिक की, कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, देखो कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन से बनने वाले जो यौगिक होंगे जिसमें कार्बन उपस्थित होगा उन्हें हम डायरेक्ट बोल लेंगे कार्बनिक यौगिक। क्या बोल लेंगे, जिस भी यौगिक में कार्बन उपस्थित होगा, ठीक है, तो उसे हम बोल लेंगे कार्बनिक यौगिक। सीधा सीधा इसका मतलब है कार्बन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखो कार्बन से बनने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4 मतलब मीथेन। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, मीथेन का। ठीक है, C2H6 ये एथेन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, C3H8 ये प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। मतलब इनमें देखो ये जो यौगिक दिखाई दे रहे हैं इनमें देखो कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा कार्बन से बने हुए, देखो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, कार्बनिक यौगिक हो गए। कैसे यौगिक हो गए, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अब कार्बनिक यौगिक से संबंधित कुछ नोट पॉइंट लिख रखे मैंने यहाँ पर, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूरी दुनिया में बनाया गया जो कृत्रिम कार्बनिक यौगिक था, कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, सबसे पहले दुनिया में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। क्या बनाया गया था, यूरिया जो उसमें डालते हैं, ठीक, खेती वगैरह में डालते हैं यूरिया, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक था हमारा यूरिया। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। पूरी दुनिया में जंतुओं की खाल से, ठीक है, यानी कि जो जंतुओं की स्किन होती है, त्वचा होती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पूरी दुनिया में जंतुओं की खाल से सन 1828 में, कौन से सन में, 1828 में वैज्ञानिक फ्रेडरिक वूलर, वैज्ञानिक का नाम क्या था, फ्रेडरिक वूलर ने अमोनियम साइनेट से, किससे, अमोनियम साइनेट की सहायता से यूरिया का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था उसने, यूरिया का निर्माण किया था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो यूरिया के बारे में बताया था। सबसे पहले इस कृत्रिम रूप से बनाया था। ठीक है, तो किसने बनाया था, वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना, फ्रेडरिक वूलर। ठीक है, कौन से सन में, 1828 में। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे पहले कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिक बनाया गया था फ्रेडरिक वूलर के द्वारा 1828 में, और कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था, यूरिया। क्या नाम था, यूरिया। और किससे बनाया था वो, अमोनियम साइनेट। किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक एक नंबर में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है अभी कि सबसे पहले पूरी दुनिया में कार्बनिक यौगिक बनाया गया था कृत्रिम रूप से। ठीक है, उसका नाम था यूरिया। ठीक है, बनाया किसने था, फ्रेडरिक वूलर ने। कौन से सन में, 1828 में। और किसकी सहायता से बनाया था, अमोनियम साइनेट की सहायता से। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी दुनिया में जंतुओं की खाल से सन 1828 में वैज्ञानिक फ्रेडरिक वूलर ने अमोनियम साइनेट की सहायता से यूरिया का निर्माण किया। ठीक है, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है, देखो NH4CNO। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होगा, अमोनियम साइनेट का। ठीक है, इसके बाद इसकी जैसे इसने अभिक्रिया कराई तो इससे प्राप्त हुआ यहाँ पर NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, यूरिया का। किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। एक नंबर में पूछ लिया जाता है पेपर में कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बताओगे, NH2CONH2। ठीक है,
सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था हमारा, यूरिया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है फिर यहाँ पर, इसके बाद पहले नंबर पर तो बना यूरिया, दूसरे नंबर पर क्या बना, देखो एसिटिक अम्ल। क्या बना, मतलब दूसरा कार्बनिक यौगिक था जिसकी खोज हुई दूसरे नंबर पर, तो होता क्या, एसिटिक अम्ल। किसके द्वारा बनाया गया था, कोल्बे। किसके द्वारा, ठीक है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। कोल्बे द्वारा बनाया गया दूसरा कार्बनिक यौगिक था। दूसरा कार्बनिक यौगिक कौन सा था, एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला था CH3COOH। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, कोल्बे के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद नोट पॉइंट देखो यहाँ पर, वैज्ञानिक बर्थलोट के द्वारा मेथेन CH4 को खोजा गया। ठीक है, जो वैज्ञानिक बर्थलोट थे, मतलब तीसरे नंबर पर हम बोल सकते हैं ऐसा, तीसरे नंबर पर जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया था या खोजा गया था, ठीक है, वो किसके द्वारा खोजा गया था, बर्थलोट के द्वारा। ठीक है, वैज्ञानिक बर्थलोट के द्वारा मेथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4 को खोजा गया। ठीक है, तो ये था कार्बनिक यौगिक से संबंधित जो नोट पॉइंट थे। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट और मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने की गुण होता है। कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने का गुण होता है जिसे हम श्रृंखलायन बताया था मैंने वहां पर। अब उसी से संबंधित नोट पॉइंट है, देखो 4। पहले नंबर पर आएगा सीधी श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला, यानी कि जब कार्बन के जो परमाणु हो एक सीधी श्रृंखला में जुड़ेंगे। यहाँ पर देखो एक कार्बन 2 3 4, ये एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए। ठीक है, तो ये कैसी श्रृंखला होगी, कार्बन की सीधी श्रृंखला। कैसी होगी, सीधी श्रृंखला। फिर इसके बाद आती है दूसरे नंबर पर साकित श्रृंखला। क्या आती है भाई, साकित श्रृंखला। साकित श्रृंखला का मतलब होता है, यानी कि जब एक सीधी श्रृंखला पर ऊपर नीचे, ठीक है, कहीं भी उस पर अगर शाखाएं जुड़ी हुई, मतलब कार्बन के और परमाणु जुड़े हुए, ठीक है, कुछ भी जुड़ा हुआ मतलब बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो एक कार्बन की सीधी श्रृंखला थी इस तरीके से, इसमें मैंने यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दिया, यानी कि इसकी शाखा होगी, ब्रांच होगी। जिस तरीके से एक पेड़ होता है, पेड़ पर अलग अलग टहनियां निकलती है, जो वे टहनियां निकलती है वे इसकी क्या होती है, शाखाएं। क्या होती है, शाखाएं। इसी प्रकार से ये एक सीधी श्रृंखला, इस पर अगर यहाँ मैंने कार्बन का परमाणु जोड़ दिया तो ये कैसी बन गई, इसकी शाखा। इसी तरीके से ये कार्बन जोड़ा, ये भी इसकी क्या है, शाखा। मैंने कहा इसके नीचे एक और जोड़ लो, इसके नीचे एक कार्बन और जोड़ लो, तो ये देखो इसकी शाखा बन गई है। इस तरीके से एक कार्बन और जोड़ सकते हो आगे, तो यहाँ पर देखो ये होगा। ठीक है, मैंने ये कहा इस पर नीचे एक और जोड़ दो तो इसकी शाखा बन जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये साकित श्रृंखला होगी। कैसी श्रृंखला होगी, साकित। ठीक है, मतलब इसमें हमने क्या जोड़ दी, इसकी शाखाएं जोड़ दी। ठीक है, इसके बाद आती है वलित श्रृंखला। वलित का मतलब होता है वलय बनाना, ठीक है, या एक प्रकार से रिंग बनाना। यहाँ पर ये जो वलित का मतलब होता है रिंग बना रहा, मतलब ये पूरी तरीके से चारों तरफ से क्या है, बंद। ठीक है, यानी कि इसने एक रिंग बनाई, यहाँ पर क्या बनाई, रिंग। ठीक है, रिंग टाइप में एक संरचना बनाई। ठीक है, देखो ये कार्बन के परमाणु आपस में बंद होकर के इन्होंने क्या बनाई, एक रिंग बनाई चारों तरफ तो बंद है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वलित श्रृंखला। क्या बोलते हैं, वलित श्रृंखला, यानी कि चारों तरफ से जो बंद होकर कार्बन की जो श्रृंखला बनेगी उसे बोल लगे वलित श्रृंखला। क्या बोल लगे, वलित श्रृंखला। ठीक है, तो जितने भी इससे संबंधित नोट पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब इससे आगे के जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट करो आप लोग।